हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्रीवियस सेशन में हम ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और हमें ये समझ में आ गया था कि इस टॉपिक के अंडर ना हमें प्लांट बॉडी में दो तरह के सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन समझना होगा। एक हमें समझना होगा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन और एक हमें समझना होगा फूड का ट्रांसपोर्टेशन इन अ प्लांट बॉडी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम ये समझ चुके हैं कि एक प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो अब बारी आती है इस लेक्चर में ये समझने की कि किस तरीके से प्लांट बॉडी में उसके खाने का, उसके फूड का होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 और यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्लांट में होती है उसके खाने की, उसके फूड के ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया। ठीक है, चलो फिर आज के लेक्चर की कहानी हम शुरू करते हैं। अब देखो, ऐसा है कि क्लास 9th में तुम लोगों ने बायोलॉजी में सेकेंड चैप्टर में प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तुम लोगों ने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा। दो तरह के प्लांट टिश्यूज पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक पढ़े होंगे परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में भी तुमने उसके दो टाइप्स पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज और एक पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। पढ़े कि नहीं पढ़े? कोई ऐसा बच्चा कि जो बोले कि नहीं मैम हमने तो ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे ही आ गए क्लास 10th में? नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बोल सकता है, क्योंकि 100% तुम लोगों ने क्लास 9th में ये प्लांट टिश्यूज पढ़े होंगे, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े होंगे, परमानेंट टिश्यूज पढ़े होंगे। परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप्स पढ़े होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में तुम लोगों ने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा होगा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में भी तुमने इनके दो टाइप्स पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा जाइलम और एक पढ़ा होगा फ्लोएम, है कि नहीं? यही दोनों तो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इनफैक्ट जाइलम के ऊपर तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर ली है। करी है कि नहीं करी है? अरे बिल्कुल करी है भाई। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा है? हमने यही तो समझा है ना कि प्लांट बॉडी में किस तरीके से वाटर एंड मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। भाई देखो, जो प्लांट की जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उनका काम क्या होता है? मिट्टी से वाटर और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब कर लेने का। ठीक है, अब मान लो कि एक प्लांट है, उसकी जो रूट्स हैं, रूट्स बोल रही हैं कि भैया देखो हमारा जो काम था वो हमने कर लिया है, मतलब कि हमने मिट्टी से पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब कर लिया है। यानी कि रूट्स में क्या है बेटा? पानी और मिनरल आयंस हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, रूट्स में वो जो पानी और जो मिनरल आयंस हैं वो जिंदगी भर रूट्स में ही रहेंगे क्या? कहीं और नहीं जाएंगे? अरे बिल्कुल कहीं और जाएंगे भाई। कहाँ जाएंगे? तो प्लांट बॉडी के इतने सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में इतने तरह तरह के सेल्स होते हैं, हर एक सेल तक पानी पहुंचेगा, हर एक सेल तक जो है ना मिनरल आयंस पहुंचेंगे। यानी कि रूट्स में जो पानी है, जो मिनरल्स हैं, उनको डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक पहुंचना है, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचाया जाएगा? पाइपलाइंस चाहिए कि नहीं चाहिए है? तुम्हें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो कि तुम्हारे घर के ऊपर, मतलब बिल्डिंग के ऊपर जो है ना एक टैंक रखा है पानी का, ओवरहेड टैंक है। तो उस ओवरहेड टैंक का जो पानी है वो तुम्हारे घर के नलों तक कैसे आता है? पाइपलाइंस के थ्रू आता है कि नहीं आता? बेटा पूरी बिल्डिंग में पाइपलाइंस बिछी होती है ना, उन्हीं पाइपलाइंस के थ्रू पानी फ्लो करते 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 जो है ओवरहेड टैंक से तुम्हारे नल तक आ जाता है कि नहीं? तो प्लांट बॉडी में भी तो क्या होना है? ये पाइपलाइंस बिछानी पड़ेंगी ना, तब जाकर के तो पानी और मिनरल आयंस का कंडक्शन हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स।
तो उन पाइपलाइंस को अपन क्या बोलते हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर होती हैं? जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स बोलते हैं ना बेटा, भूल तो नहीं गए। प्लांट बॉडी के अंदर पानी और मिनरल आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पाइपलाइंस बिछी रहती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स। और वो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स किसके बनते हैं? ये जाइलम टिश्यू, इसी के तो बनते हैं। तभी तो अपन इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि इसका काम ही होता है लंबे लंबे कंडक्टिंग चैनल्स जो है ना बनाना, प्लांट बॉडी के अंदर पाइपलाइंस बनाना, ताकि हम बोल सकते हैं कि पानी और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो पाए सही तरीके से प्लांट बॉडी में, है कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी ना नाम पड़ जाता है इसका कंडक्टिंग टिश्यू, काम है इसका कंडक्शन का, पाइपलाइंस बनाता है ये, तभी तो अपन इसको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है। और हाँ, एक चीज अपन ने वहां पर और देखी थी, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, कि रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, इन सब के जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं वो आपस में एसोसिएटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ये नहीं कि रूट्स का जाइलम कंडक्टिंग चैनल यहाँ है, स्टेम का यहाँ है, ब्रांचेस का यहाँ है, लीव्स के वहां पड़े हुए हैं जाइलम कंडक्टिंग चैनल, ऐसा नहीं होता। रूट्स, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, इन सभी के जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, तब जाकर के सही तरीके से प्लांट बॉडी में पानी और मिनरल आयंस का कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। आई बात समझ में? कुछ याद आया आपको प्रीवियस लेक्चर का? ये सब कुछ बेटा अपन पढ़ चुके हैं एकदम डिटेल में जाकर के। कहाँ? पिछले जन्म में नहीं, पिछले सेशन में। तो जिस बच्चे ने पिछला सेशन नहीं लगाया है, पार्ट 1 नहीं देखा है, वो अभी जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 देखो बेटा, तब जाकर के तुम्हें पार्ट 2 की जो कहानी है समझ में आएगी, तब जाकर के आप दोनों ही पार्ट्स की जो स्टोरी है उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, चलो। तो जाइलम के ऊपर तो देखो अपन बात कर चुके हैं, 9th में भी बात कर चुके हैं और 10th में आकर के भी कर ली है। अब मूव ऑन करते हैं बेटा जाइलम से, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जो कि है फ्लोएम। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है? पहले जाइलम पढ़ा दिया, अब फ्लोएम पढ़ा रही हो, क्यों? अरे यार, अभी ट्रांसपोर्टेशन खत्म थोड़ी ना हुआ है प्लांट बॉडी का। अभी तो हमें आज ये देखना है ना कि प्लांट बॉडी में उसके खाने का, उसके फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो बेटा फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो पाइपलाइन चाहिए है ना। आप बोलोगे कि मैम पानी और मिनरल आयंस के लिए अलग से पाइपलाइंस और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से पाइपलाइंस, तो हमारी बॉडी में भी तो फूड पाइप और विंड पाइप अलग अलग होते हैं ना। तो प्लांट बॉडी में भी बेटा इस तरह का सेपरेशन ज़रूरी है कि वाटर और मिनरल आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग पाइपलाइंस होती हैं और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग पाइपलाइंस होती हैं। अच्छा, हम बार बार बोल रहे हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन, बेटा फूड बनता कहाँ है? जैसे कि वाटर और मिनरल आयंस जो हैं वो तो सबसे पहले रूट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि रूट्स ही क्या करती हैं, मिट्टी से पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि पानी और मिनरल आयंस कहाँ देखने को मिलेंगे प्लांट बॉडी में? उनकी रूट्स में। फिर रूट से क्या होता है, वो पानी और मिनरल आयंस डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचते हैं जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स के थ्रू। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा प्लांट बॉडी में तुमको सबसे पहले खाना कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ बनता कहाँ है खाना, तुम तो मुझे बस इतना बता दो। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना इसी चैप्टर की शुरुआत में। अरे फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी कि नहीं? प्लांट के पास क्या होती है? लीव्स होती हैं। लीव्स में क्या होते हैं? मीजोफिल सेल्स होते हैं, जिनमें कि भर भर के क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली उन मीजोफिल सेल्स में होती है वही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जिससे कि बन जाता है प्लांट का खाना, क्या? गुल्लू, ग्लूकोज। तो सबसे पहले आपको एक प्लांट बॉडी में उसका खाना कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? पत्तियों में, लीव्स में, क्योंकि लीव्स में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ना, उन्हीं में तो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। तो खाना तो वहीं बनने वाला है, समझे? तो सबसे पहले आपको खाना कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? प्लांट बॉडी में, उनकी पत्तियों में, लीव्स में, ठीक है ना, मीजोफिल सेल्स में स्पेसिफिकली। अब वही वाली बात है कि तुम्हें क्या लगता है कि पत्तियों के मीजोफिल सेल्स में जो खाना बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है, वो जिंदगी भर वहीं पड़ा रहेगा क्या? कि भैया मैं तो बना हूँ मीजोफिल सेल्स में और मैं तो जिंदगी भर यहीं रहूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं
मीजोफिल सेल्स में जो खाना बना है, जो ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज क्या है बेटा, एक मोनोसेक्राइड है ना, तो वो जिंदगी भर वही नहीं रहेगा, वो और भी मतलब जगह आएगा। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि लीव्स में जो खाना बना है वो खाना लीव्स के बेटा बाहर भी तो निकलेगा ना, रूट्स तक जाएगा, स्टेम तक जाएगा। जो डेवलपिंग ऑर्गन्स हैं प्लांट बॉडी के, जैसे कि कोई डेवलपिंग बर्ड है, कोई बर्ड जो है डेवलप हो रही है, तो वहां तक भी खाना पहुंचेगा। तो ये मत समझना कि पत्तियों में जो खाना बना है वो सिर्फ पत्तियों में ही रहेगा। अरे यार, और भी तो सेल्स हैं प्लांट बॉडी में जिनको पानी चाहिए है, मिनरल आयंस चाहिए है और खाना भी चाहिए। जैसे कि रूट के जो सेल्स हैं, जड़ों के जो सेल्स हैं, वो बोलेंगे कि अच्छा हम क्या पागल हैं क्या, हम जो है ना इतनी मेहनत से मिट्टी से पानी और मिनरल आयंस अब्जॉर्ब कर रहे हैं और क्या बदले में हमको खाना नहीं मिलेगा क्या, हमको खाना चाहिए। तो रूट्स में, स्टेम में जो डेवलपिंग ऑर्गन्स है, जैसे कि डेवलपिंग बड वगैरह हो गया, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, वहां तक भी बेटा खाना को पहुंचाना पड़ता है, अपने गुल्लू को पहुंचाना पड़ता है। तो कैसे पहुंचेगा खाना, कैसे पहुंचेगा खाना, तो उसके लिए भी बेटा मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या चाहिए होती है, पाइपलाइंस चाहिए होती हैं, यानी कि कंडक्टिंग, दूसरे टाइप के कंडक्टिंग चैनल्स चाहिए होते हैं। और वो दूसरे टाइप के कंडक्टिंग चैनल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन अ प्लांट बॉडी कौन से होते हैं, फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स। ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, आज फ्लोएम के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तो और पढ़ना है। फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स अभी हमें बनाना सीखना है। क्यों सीखना है, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ये जो फ्लोएम टिश्यू है ना, यही बनाता है फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स। काहे के लिए, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन अ प्लांट बॉडी। तो ये बिल्कुल मत समझना कि लीव्स में जो खाना बना है वो उम्र भर जो ना वही रहेगा, नहीं, वो खाना लीव्स में बना जरूर है लेकिन फिर वहां से बाहर भी आएगा, रूट्स में जाएगा, डेवलपिंग ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है, फ्रूट्स में जाएगा, फ्लावर्स के पास जाएगा, हर जगह उसको जाना है। तो स्पेशल टाइप ऑफ या डिफरेंट टाइप ऑफ पाइपलाइंस बनती हैं जिनको अपन बोलते हैं फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स। कैसे बनते हैं वो चैनल्स, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, ठीक है। तो अब जब फ्लोएम टिश्यू इतना महान काम कर रहा है तो बेटा उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना तो बनता है ना। आ जाओ बात करते हैं फ्लोएम टिश्यू की। तो बेटा ये जो टिश्यू है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऐसे ही इसका नाम नहीं पड़ गया है, वाकई में ये काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का टिश्यू होता है। क्यों, क्योंकि ये 4 तरह के सेल से मिलकर के बनता है। जैसे कि जाइलम के लिए अपन ने पढ़ा था कि 4 तरह के सेल से मिलकर बनता है जाइलम टिश्यू, ठीक वैसे ही फ्लोएम टिश्यू भी 4 तरह के सेल्स से मिलके बनता है। कौन से होते हैं वो 4 तरह के सेल्स, तो एक होते हैं सीव ट्यूब सेल्स, एक होते हैं सीव ट्यूब सेल्स, एक होते हैं कंपेनियन सेल्स, जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है इनका, एक होते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स, और एक होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो ये नाम ज़बान पर होने चाहिए बिल्कुल, मतलब दिमाग में तो होनी चाहिए, मुंह पर भी होने चाहिए कि अगर किसी ने पूछ लिया कि बताओ फ्लोएम टिश्यू जो है कौन से 4 सेल्स या कौन से 4 तरह के सेल्स से मिलके बनता है, तो आपको एकदम से मुंह पर आना चाहिए कि हाँ भाई, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। इन 4 तरह के बेटा सेल्स में से या इन चारों एलिमेंट्स में से सिर्फ ये वाले जो सेल्स होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, केवल ये डेड सेल्स होते हैं, केवल यही डेड सेल्स होते हैं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले जन्म में, मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में जब अपन बात कर रहे थे जाइलम टिश्यू की, तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो जाइलम टिश्यू है वो भी 4 तरह के सेल से मिलकर के बनता है ना, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ करके जो बाकी जो 3 तरह के जो सेल्स थे, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये सभी के सभी डेड सेल्स थे। सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। बाकी जितने और एलिमेंट्स होते हैं जाइलम टिश्यू के, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, वो सब डेड होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर उल्टा है कि 4 में से केवल एक तरह के जो सेल्स हैं जाइलम फाइबर्स, ये डेड होंगे, बाकी सबके सब लिविंग होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, है ना, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स, दीज ऑल आर लिविंग सेल्स। बस ये वाले कौन से होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं,
अपन ना सीव ट्यूब सेल्स के बारे में बात करते हैं। ओके चलो, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, पाइपलाइंस बनानी है ना, हमें फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल बनाने हैं। तो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स बनाने के लिए कौन इस्तेमाल होता है या कौन बनाते हैं फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स? यही सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, यही दोनों मिलकर के बेटा क्या बनाते हैं, फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। और जब बात आती है फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स को बनाने की, तो कौन बनाएगा, सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली उनकी बात करेंगे। देखो, जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं बेटा, वो एक्चुअली एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। लगभग आप बोल सकते हो कि सिलेंड्रिकल उनका शेप होता है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, लगभग सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में। अब इनकी एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है, एक्चुअली एक नहीं दो तीन खास बातें होती हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं बेटा, जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं, ये अपना न्यूक्लियस सबसे पहले खो देंगे, और उसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी ये खो देंगे। अब आप बोलोगे कि हाय भगवान, ऐसे सेल्स जो मैच्योर होने पर अपना न्यूक्लियस खो रहे हैं, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स खो रहे हैं, तो ऐसे सेल्स जिंदा कैसे रह पाते हैं? बेटा अपने अंदर भी तो आरबीसीज होती हैं, और अपन ने पढ़ा है कि एट मैच्योरिटी ये आरबीसीज अपना न्यूक्लियस खो देती हैं, ई न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं अपनी आरबीसीज। तो क्या वो आरबीसीज जिंदा नहीं रहती हैं? बिल्कुल रहती हैं। मतलब कि कुछ ऐसे सेल्स जो अपना न्यूक्लियस खो देते हैं बेटा, न्यूक्लियस खो जाने के बावजूद भी वो जिंदा रह सकते हैं, वो लिविंग रह सकते हैं। तो ये मत समझना कि मैम आप अगर आपने बोल दिया है कि एट मैच्योरिटी अपना न्यूक्लियस खो देंगे तो ये भी डेड सेल्स हो जाएंगे जस्ट लाइक ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बेटा। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स मैंने पहले बता दिया कि वो डेड सेल्स होते हैं, और ये जो होते हैं ना सेल्स, ये एब्सोल्युटली लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये लिविंग सेल्स होते हैं, इनको मार मत देना बिल्कुल भी। आप बोलोगे कि मैम अगर मार दे तो क्या होगा? अगर बेटा मार देंगे ना इनको, तो फिर हो नहीं पाएगा फूड का ट्रांसपोर्टेशन। फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है ना फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स के थ्रू, तो उनके लिए जो सीव ट्यूब सेल्स लगते हैं ना बेटा, उनका लिविंग रहना बेहद ज़रूरी है। अगर ये मर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी खास बात मैंने आपको क्या बताई कि एट मैच्योरिटी ये अपना न्यूक्लियस खो देंगे, न्यूक्लियस and certain cell organelles। ठीक है, उसके अलावा बताए क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म है ना बेटा, वो पेरीफेरी में जाकर के चिपक जाता है। पेरीफेरी मतलब ऐसे मार्जिन पर। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, पहले तो मैं एक यंग सीव ट्यूब सेल आपके सामने बना देती हूँ। ठीक है, एक यंग सीव ट्यूब सेल आपके सामने बना देती हूँ, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे एट मैच्योरिटी वो अलग से बता दूंगी। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये तमाम सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए हैं। ठीक है, लाइक दिस। और ये एंड वॉल्स हो गई हैं बेटा, ये एंड वॉल्स हो गई हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा एट मैच्योरिटी। अभी समझ लो, वरना 11 में जा करके अगर बायो ले ली तो वहाँ पर फिर से जो है 11-12 में ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, और एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा बेटा तो तुम्हें इतना कोई बेसिक नहीं बताने वाला, अभी बता रही हूँ, समझ लो। ठीक है, क्या होगा मैच्योरिटी पर, ये अपना न्यूक्लियस खो देंगे, ये अपना न्यूक्लियस खो देंगे। ठीक है, और जो इनका साइटोप्लाज्म होगा ना बेटा, वो भी एकदम साइड में जाकर के ऐसे मार्जिन पर जाकर के ऐसे रह जाएगा, ये लाइक दिस। ठीक है, और अपना आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस खो देंगे, सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स खो देंगे। तो आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि एट मैच्योरिटी अपना न्यूक्लियस खो रहे हैं, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स खो रहे हैं, साइटोप्लाज्म भी क्या हो रहा है, मार्जिन पर जाकर के ऐसे एकदम चिपक के खड़ा हो जा रहा है कि बाप रे बाप रे।
चलो हमने मान लिया कि ये सब हो रहा है, और हमने ये भी मान लिया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ये मरते नहीं है। पर सवाल ये है कि मैम यहाँ पर ये जो स्पेस आपने खाली छोड़ी है इसका क्या होगा बेटा? तो अगर तुम्हें याद होगा, ये बेसिक है, क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अपने प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट सेल, एक टिपिकल प्लांट सेल है, तो उसके सेंटर में तुम्हें एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। याद आया कि नहीं? ये 9th में तुम लोगों ने 100% पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में, सेल चैप्टर में, कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, टिपिकल प्लांट सेल के अंदर होता है बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल। वो वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि प्लांट सेल के सेंटर में आके बढ़ जाता है, और उस सेंट्रल वैक्यूल के कारण जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है, साइड में शिफ्ट हो जाता है। और क्योंकि वो वैक्यूल इतना बड़ा होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर में आकर के बैठा होता है, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा वो भी साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना कि साइटोप्लाज्म जो है एकदम पेरीफेरी में आ गया, एकदम साइड में आकर के चिपक गया है। वो क्यों चिपक गया है? क्योंकि बीच में होता है एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल। ये है बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है? ये क्या है बेटा? ये है बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल। तो ये मत समझना कि अंदर गड्ढा है, अंदर खाली है, कुछ खाली नहीं है बेटा। एक सेल अंदर से खाली तभी होता है जब वो डेड सेल होता है। जैसे कि अपन ने ट्रेगेजन वेसल्स की बात करी थी, उनका ल्यूमेन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। क्यों? क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल सब कुछ जो है खत्म रहता है। लेकिन ये लिविंग सेल्स हैं, माना कि मैच्योरिटी पर ये अपना न्यूक्लियस खो रहे हैं, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स खो रहे हैं, लेकिन तब भी इनके पास क्या है, इनका साइटोप्लाज्म है जो मार्जिन पे जाकर के चिपक गया। उसके अलावा हर एक सीव ट्यूब सेल के अंदर क्या होगा, उसके सेंटर में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होगा जिसमें कि भरा होगा सेल सैप। क्या भरा होता है बेटा? सेल सैप भरा होता है। आई बात समझ में? क्या भरा होता है? सेल सैप भरा होता है। अब ये सेल सैप का मतलब क्या है? सेल सैप का मतलब ये है कि इसमें होता है पानी, मेजरली पानी एंड सुक्रोज। अब आप बोलोगे कि मैम ग्लूकोज तो पढ़ा था, सुक्रोज नहीं पढ़ा था। अरे बिल्कुल पढ़ा था। याद करो, एक बार मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर की शुरुआत में कि प्लांट बॉडी में जब अपन बात कर रहे थे आई गेस फोटोसिंथेसिस की, तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट बॉडी में खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में जो कि एक मोनोसेक्राइड है, ट्रांसपोर्ट होता है उसका सुक्रोज के फॉर्म में जो कि एक डाइसेक्राइड है, और स्टोर किया जाता है खाना स्टार्च के फॉर्म में जो कि एक पॉलीसेक्राइड है। तो प्लांट बॉडी में खाना बना ग्लूकोज के फॉर्म में, उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ सुक्रोज के फॉर्म में, और उसका स्टोरेज हुआ स्टार्च के फॉर्म में। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है? तो ये सुक्रोज वर्ड अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो सीव ट्यूब सेल है बेटा, इसके अंदर जो आपको इसका बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल नजर आ रहा है ना, सेंट्रल वैक्यूल, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सेल सैप। सेल सैप में वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेजरली क्या चीज भरी होती है? पानी और सुक्रोज भरा होता है, ठीक है? चलो, अब एक और खास बात रह गई है। क्या खास बात? कि जो एंड वॉल्स आपको नजर आ रही है बेटा, यहाँ पर जो आपको एंड वॉल्स नजर है ना, एक ये वाली एंड वॉल, एक ये वाली एंड वॉल और एक ये वाली एंड वॉल। तो एट मैच्योरिटी क्या होता है बेटा, धीरे धीरे करके इन एंड वॉल्स में बेटा गड्ढे बन जाते हैं, पोर्स बेसिकली बन जाते हैं, और इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इनको? परफोरेटेड एंड प्लेट्स बोलते हैं या एंड वॉल्स बोलते हैं। लाइक दिस, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंड वॉल्स हैं इनमें परफोरेशंस डेवलप हो जाएंगे, मतलब कि छेद डेवलप हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये दिख रहे हैं छेद, ये ऐसे छेद डेवलप हो जाएंगे, तो हम बोलते हैं कि इनकी क्या होती है? परफोरेटेड एंड वॉल्स होती हैं। और इन्हीं परफोरेटेड बेटा एंड वॉल्स के कारण इन सेल्स को नाम मिलता है सीव ट्यूब सेल। सीव का मतलब समझते हो क्या होता है? छन्नी। तो छन्नी में भी क्या होते हैं? छेद होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये जो सेल्स होते हैं ना बेटा, इनकी भी जो एंड वॉल्स होती हैं वो बिल्कुल छन्नी जैसी लगती हैं। सीव प्लेट बेसिकली इनको अपन बोलते हैं, है ना? ये जो परफोरेटेड एंड वॉल्स है ना, ये जो परफोरेटेड एंड वॉल्स हैं, इन्हें हम सीव प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स बोलते हैं। छन्नी जैसी होती हैं ये, जैसे छन्नी में छेद होते हैं
वैसे इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं उनमें छेद डेवलप हो जाते हैं, पोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो इन परफोरेटेड एंड वॉल्स को अपन क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सीव प्लेट्स होती हैं तो इन सेल्स को अपन क्या बोल देते हैं? सीव ट्यूब सेल्स। ट्यूब जैसे हैं, लंबे लंबे हैं, तो ट्यूब सेल्स नाम पड़ गया। और क्योंकि जो इनकी एंड वॉल्स हैं वो परफोरेटेड है, परफोरेटेड एंड वॉल्स को अपन क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स। तो अल्टीमेटली इन ट्यूब सेल्स का नाम भी क्या पड़ जाता है? सीव ट्यूब सेल्स। कि इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो उनमें छेद होते हैं और वो छन्नी जैसी दिखती है, लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सारी खास बातें देखो मैंने आपको बता दी। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है एक बेटा सीव ट्यूब सेल। यह है एक सीव ट्यूब सेल। अंदर से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल होगा, साइड साइड में क्या होगा? साइटोप्लाज्म भरा होगा थोड़ा बहुत। और ये देखो, ये देखो कितनी सुंदर यहाँ पर आपको सीव प्लेट दिख रही है। ये दिख रही है, ये दिस इज सीव प्लेट, दिस इज सीव प्लेट। ठीक है, ये वाली, ये देखो, ये है सीव प्लेट। इसमें आपको छेद दिख रहे होंगे, ये परफोरेशंस आपको दिख रहे होंगे। आई बात समझ में? चलो, तो कुल मिलाकर के यार यहाँ पर तो मैंने सीव की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है। अरे 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 अरे, माफ करना बच्चों, जज्बात में मैं बह गई। चलो मैं यहाँ पर ठीक कर देती हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और कहाँ लिखा है? हाँ, यहाँ लिखा है। सीव प्लेट। ठीक, चल, तो कुल मिलाकर के ये हमने कुछ खास बातें कर ली हैं। किसके बारे में? सीव ट्यूब सेल्स के बारे में। ये सबसे पहली बात तो ये लिविंग सेल्स होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, समवॉट सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, एट मेच्योरिटी ये अपना न्यूक्लियस खो देते हैं, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स खो देते हैं। साइटोप्लाज्म जो है इनका, साइटोप्लाज्म जो है इन सेल्स का बिल्कुल पेरीफेरी में जाकर के जो है ना चिपक जाता है। बीच में आपको दिखेगा हर एक सेल के बीच में क्या? सेंट्रल वैक्यूल, जिसके अंदर भरा होगा सेल सेप। सेल सेप में क्या होता है? मेजरली पानी एंड सुक्रोज। ठीक है, जो इनकी एंड वॉल्स होती हैं उनमें परफोरेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो इन परफोरेटेड एंड वॉल्स को अपन क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स। और क्योंकि दिखने में ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं इनकी जो एंड वॉल्स हैं वो बिल्कुल छन्नी जैसी दिखती हैं, इसीलिए इन सेल्स का नाम ही रख जाता है क्या? सीव ट्यूब सेल्स। आई बात समझ में? चलो, अब आती है नेक्स्ट बात। क्या नेक्स्ट बात? कि ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं बेटा, कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाते हैं। प्लांट बॉडी में होता क्या है? ये सीव ट्यूब सेल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे देखो अरेंज होते जाएंगे। जैसे कि ये एक सीव ट्यूब सेल हो गया, उसके ऊपर आ जाएगा दूसरा सीव ट्यूब सेल्स, उसके ऊपर आ जाएगा ये तीसरा सीव ट्यूब सेल्स, इसके ऊपर आ जाएगा ये फोर्थ सीव ट्यूब सेल, इसके ऊपर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैम जिस तरीके से ट्रैकीड्स एक के ऊपर एक अरेंज हो रहे थे, लंबी लंबी ट्यूब बना रहे थे, जिस तरीके से वेसल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के लंबी लंबी ट्यूब बना रहे थे, तो यहाँ पर भी यही होगा क्या? ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं ये एक के ऊपर एक अरेंज होते जाएंगे और लंबी लंबी ट्यूब्स बनाएंगे क्या? एग्जैक्टली यहाँ पर बेटा बनने वाली है लंबी लंबी सीव ट्यूब्स। किसकी बनी होंगी? सीव ट्यूब सेल्स की या सीव ट्यूब एलिमेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये सब क्या है? ये सब क्या है? सीव ट्यूब सेल्स हैं या एलिमेंट्स भी आप इनको बोल सकते हो। और ये एक के ऊपर एक अरेंज हो करके क्या बना रहे हैं बेटा? ये बना रहे हैं लंबी लंबी सीव ट्यूब्स। यहां पर बन गई सीव ट्यूब्स। ठीक है, अब वो बच्चे जो थोड़े से परेशानी में थे अभी भी कि मैम मतलब ऐसा कैसे हो गया कि न्यूक्लियस खो दिया, सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स खो दिए, साइटोप्लाज्म भी जो है ना बिल्कुल साइड साइड में आकर के चिपका पड़ा है, तो ये सेल जिंदा कैसे हैं भाई? क्योंकि अपन ने 9th में पढ़ा है कि एक सेल का न्यूक्लियस क्या होता है? उसका ब्रेन होता है। बिना ब्रेन के क्या कोई इंसान सरवाइव कर सकता है? कर ही नहीं सकता। वो तो मजाक की बात होती है कि अपन ऐसे बोल देते हैं सामने वाले को कि इसको भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, मतलब कि इसके पास दिमाग नहीं है। तो वो तो मजाक की बात होती है, कहने वाली बात है बेटा। ब्रेन तो सबके पास होता है। हाँ, कैपेसिटी जो है सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ब्रेन तो सबके पास होता है ना। बिना ब्रेन का क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो वैसे ही सेल के लिए क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है। तो बिना न्यूक्लियस के सेल क्या ही कर लेता है? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सेल तो बहुत कुछ कर रहे हैं बिना न्यूक्लियस के। कैसे? तो बेटा इनके साथ ना, इन सीव ट्यूब सेल्स के साथ इनके कुछ साथी सेल्स लगे होते हैं।
मतलब जैसे कि आप एग्जाम देने गए हो, पेन लेकर के नहीं आए हो, ठीक है, तो आपका दोस्त क्या करेगा, आपको पेन दे देगा कि कोई बात नहीं भाई, तू मेरा पेन ले ले, भले मैं लिखूँ ना लिखूँ एग्जाम, लेकिन तू मेरा ले ले पेन, तू लिख ले एग्जाम, ठीक है। फिर आपको याद आया एग्जाम लिखते लिखते कि अरे मैं तो वाटर बॉटल भी लेकर के नहीं आया हूँ, तो मेरा दोस्त बोलेगा, मतलब मेरा नहीं, आपका दोस्त बोलेगा कि ले भाई मैं लेकर के आया हूँ वाटर बॉटल, तू ले ले, मतलब इसका पानी तू पी ले। फिर आपने सोचा कि यार मैं तो जो है ना इरेजर भी लेकर के नहीं आया हूँ, मुझे डायग्राम बनाना है, पेंसिल भी लेकर के नहीं आया हूँ, तो आपका दोस्त क्या करेगा, बोलेगा कि लो मेरे पास इरेजर है, मेरे पास पेंसिल है, मेरा इस्तेमाल कर लो, है ना। तो आपका दोस्त बिल्कुल आपका साथ देगा, पूरा पूरा साथ देगा, है ना, आपको कंपनी देगा। ठीक वैसे ही जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है बेटा कि इनको मैच्योरिटी पर अपना न्यूक्लियस और सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स खोने होते हैं, तो इनका साथ देने के लिए होते हैं इनके बेस्ट फ्रेंड्स, इनके साथी सेल्स, जिनको अपन बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। मैंने कहा था ना, जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है। सी ट्यूब सेल्स के साथ क्या होते हैं बेटा, कंपेनियन सेल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे चिपके रहते हैं। जैसे मैं बताऊं, ये देखो लाइक दिस, ये है कंपेनियन सेल्स, ये बिल्कुल जो है ना बेटा ऐसे चिपके रहते हैं सीव ट्यूब सेल्स के साथ। दीज आर कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और बिल्कुल जैसा नाम है वही काम है कि बिल्कुल क्या करेंगे, कंपनी देंगे सीव ट्यूब सेल्स को, क्योंकि जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उनका हाल तो तुम देख ही रहे हो कि क्या होने वाला है एट मैच्योरिटी, लेकिन फिर भी इनको लिविंग तो रखना है ना, इनको जिंदा रहना पड़ेगा बेटा सीव ट्यूब सेल्स को, तभी जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा प्लांट बॉडी में। तो इनको जिंदा रखने के लिए ये कंपेनियन सेल्स बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे पास अगर न्यूक्लियस नहीं तो क्या हुआ, मेरा न्यूक्लियस से जो है मैं तुम्हारा काम चला दूंगा। तो क्या हो गया सीव ट्यूब सेल्स की, अगर तुमने मैच्योरिटी पर कुछ सेल ऑर्गेनल्स खो दिए हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास यानी कि कंपेनियन सेल्स के पास है ना सेल ऑर्गेनल्स, तो मेरे सेल ऑर्गेनल से तुम्हारा काम भी चल जाएगा। तो अगर तुम स्कूल जाते हो, कुछ सामान नहीं भी लेकर के आते हो, फिर भी तो तुम्हारा काम दिन भर चल जाता ना, क्योंकि तुम अपने दोस्तों से चीजें बोरो कर लेते हो कि पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तू दे दे, है ना, ऐसा अपन बोरो कर लेते हैं चीजें। वैसे ही जो सी ट्यूब सेल्स होते हैं ना, ये भी होते हैं, ये बोलते हैं कि भैया हमारे साथ तो देखो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, कंपेनियन सेल्स चिपके हुए हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, तो कंपेनियन सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जो न्यूक्लियस होगा, हम उनसे जो है ना काम अपना चला लेंगे, खत्म बात, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से साथ में क्या होगा, ये जो यहाँ पर सीव ट्यूब्स बन रही है ना बेटा, इन सीव ट्यूब्स में ना सिर्फ ये सीव ट्यूब सेल्स होंगे, बल्कि इनके साथ चिपके होंगे इनके कंपेनियन सेल्स भी, लाइक दिस, ये देखो साथ साथ में चिपके हुए हैं ऐसे कंपेनियन सेल्स। ये देखो, ये जो आपको मैं पिक्चर दिखा रही थी ना, ये देखो, ये हो गए सीव ट्यूब सेल्स, ये एक सीव ट्यूब सेल, ये वाला नीचे भी है ना, और ये देखो साइड में दिख रहा है आपको, ये वाले हैं बेटा कंपेनियन सेल्स, जो हमेशा चिपके रहेंगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स और ये कंपेनियन सेल्स, ये चिपक करके मिल करके क्या करेंगे, एक के ऊपर एक अरेंज हो करके फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल बना लेंगे। जिस तरीके से ट्रैकीड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो करके लंबी ट्यूब बनाते हैं, जिस तरीके से वेसल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो करके लंबी ट्यूब बनाते हैं, और उन सभी ट्यूब्स को हम कंबाइनली क्या बोल देते हैं, जाइलम कंडक्टिंग चैनल। ठीक वैसे ही जो फ्लोएम ये होंगे, जो सीव ट्यूब सेल्स होंगे, ये भी एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाएंगे, है ना। ये देखो ऐसे सी ट्यूब सेल्स जो है बेटा, वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाएंगे, साथ में क्या होगा, इनके चिपके होंगे कंपेनियन सेल्स। तो बेटा ये मिल करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये क्या बन चुका है बच्चों, ये बन चुका है आपका फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल। और ये जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल बना है बेटा, ये कहाँ होगा, पूरी प्लांट बॉडी में होगा। जैसे कि जाइलम होता है ना, जाइलम कंडक्टिंग चैनल पूरी प्लांट बॉडी में जो है ना फैला रहता है, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस। इनफैक्ट अपन क्या बोलते हैं कि सभी जो पार्ट्स के जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो आपस में लिंक्ड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक वैसे ही बेटा रूट्स में, ब्रांचेस में, स्टेम में, लीव्स में, हर जगह होगा क्या, ये फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स। और हर पार्ट की जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स होंगे बेटा, वो आपस में क्या होंगे, लिंक्ड होंगे, एसोसिएटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेम का कंडक्टिंग चैनल यहाँ है ना, ब्रांच का जो है वो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल वो यहाँ है, लीफ का यहाँ है, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपरली बेटा क्या होगा, स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स एंड लीव्स के जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स होंगे ना,
वो आपस में लिंक्ड रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे, ताकि ग्लूकोज का या आप बोल सकते हो कि सुक्रोज का प्रॉपर कंडक्शन हो पाए प्लांट बॉडी में। तो मेरी बात समझ में आ गई कि फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल से मेरा मतलब क्या है? फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल से मेरा मतलब ये बेटा कि जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होते जाते हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स बन जाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब्स बोलते हैं। और इन सीव ट्यूब्स के साथ साथ क्या चिपके होते हैं? ये कंपेनियन सेल्स भी चिपके होते हैं। तो सीव ट्यूब्स अलॉन्ग विथ कंपेनियन सेल्स ये मिल करके क्या बना लेते हैं? फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स, जो एंटायर प्लांट बॉडी में रन करेंगे और हर एक पार्ट के जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स होंगे वो आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में लिख भी देती हूँ कि ये कंपेनियन सेल्स हैं, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कि ये प्लांट बॉडी है, स्टेम हो गया, ठीक है, ये रूट्स हो गई, ये ब्रांच हो गई, ये पिटियोल हो गया, और ये लीफ हो गई, ये मिडरिप हो गई, और यहाँ से ऐसे वेन्स निकल आएंगी। ठीक है, तो देखो ये हो गया फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल, रेड कलर से बना रही हूँ बेटा। ठीक है, देखो ये हो गया फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल रूट्स का, ये हो गया स्टेम का फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल। जब ब्रांचेस का लेवल आएगा तो क्या होगा? जैसे कि जाइलम कंडक्टिंग चैनल के भी पतली पतली ब्रांचेस निकल जाती थी, और हर एक पेड़ की शाखा में जाइलम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांच चली जाती थी। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होगा कि जैसे ही ब्रांचेस की बारी आएगी तो जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल है बेटा उसकी भी ब्रांचेस निकल आएंगी, और हर एक ब्रांच कहाँ चली जाएगी? अलग शाखा में चली जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गई ब्रांच की क्या, ये देखो ना पेड़ की शाखा है ना ये ग्रीन वाली, तो इसके अंदर क्या हुआ? फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल की एक ब्रांच चली गई। दूसरी ब्रांच जो है बेटा ये वाली पेड़ की शाखा के पास चली जाएगी, है ना, ये भी तो क्या है, ये दूसरी ब्रांच है ना प्लांट की, ये तो उसके पास भी चली जाएगी। ठीक है, चलो अब क्या होगा, ये और आगे बढ़ेगी, फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांच और आगे बढ़ रही है। ठीक है, मिडरिप में जाएगी, ये देखो मिडरिप में जाएगी, वेन्स के लेवल पर क्या होगा, यहाँ से उसकी और पतली पतली ब्रांचेस निकल आएंगी लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम एंड रूट्स, इनके जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो रूट्स का फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल, स्टेम का फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल, जब ब्रांचेस आई तो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांचेस निकल आई, हर एक ब्रांच हर एक शाखा के अंदर गई। ये देखो कुछ इस तरीके से, है ना, देखो पत्ती के ये पिटियोल दिख रहा है आपको, लीफ की डंडी को अपन क्या बोलते हैं? पिटियोल। पिटियोल के अंदर देखो ये जा रहा है फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल की ब्रांच, फिर मिडरिप के अंदर गई, है ना, वेन्स के लेवल पर क्या हुआ, इस फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल की जो आपको पतली सी ब्रांच नजर आ रही है, इस ब्रांच की और भी ब्रांचेस निकल जाएंगी, और हर एक ब्रांच कहाँ जाएगी? वेन्स के अंदर जो है ना बहेगी, मतलब वेन्स के अंदर जो है ना पाई जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल। अब एक और चीज यहां पर सुन लो बेटा, फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल के साथ साथ जाइलम कंडक्टिंग चैनल भी दौड़ते हैं लगातार साथ साथ। कि तुम्हें क्या लगा था कि फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल कहीं और होगा, जाइलम कंडक्टिंग चैनल कहीं और होगा? नहीं, फ्लोएम एंड जाइलम कि जो कंडक्टिंग चैनल्स बनते हैं ना बेटा, वो साथ साथ ही प्लांट बॉडी में रन करते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी आपको पता चलेगा कुछ देर बाद। ठीक है, तो ये देखो ये रहा फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल, और उसके बिल्कुल बगल में क्या होगा? जाइलम कंडक्टिंग चैनल होगा बेटा। ऐसा मत समझना कि जगह नहीं थी इसलिए मैडम ने साथ साथ बना दिया, नहीं, ये लिटरली साथ में ही रहते हैं बेटा, दोनों ही तरह के कंडक्टिंग चैनल्स साथ साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये बन गया क्या आपका? जाइलम कंडक्टिंग चैनल। इसकी एक ब्रांच ये वाली शाखा में चली गई, इसकी दूसरी वाली ब्रांच ये वाली शाखा में चली गई। ये देखो कुछ इस तरीके से पत्ती के अंदर देखो जा रही है, ये मिडरिप के अंदर चली गई,
वेन्स के अंदर भी क्या हो गया, इसकी ब्रांचेस चली गई हैं लाइक दिस। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल के साथ साथ क्या होता है, जाइलम कंडक्टिंग चैनल भी होते हैं, यानी कि फ्लोएम एंड जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स साथ ही साथ एंटायर प्लांट बॉडी में रन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाइलम कंडक्टिंग चैनल। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है बेटा, ये अभी आपको समझ में आने वाला है कुछ देर के बाद। अब पाइपलाइंस हमने बिछा ली है, पाइपलाइंस हमने बिछा ली है, अब आ जाओ प्रोसेस कैसे होती है वो समझते हैं। मान लो ये है लीफ का मेसोफिल सेल। बेटा ये क्या है, मेसोफिल सेल है। ऑब्वियसली इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा भर भर के, तो यहाँ पर क्या बन गया होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस हुई होगी, है ना, फोटोसिंथेसिस हुई होगी, और यहाँ पर जो है खाना बन गया होगा। ठीक है, मतलब वही ग्लूकोज बन गया होगा, और ग्लूकोज को फिर कन्वर्ट करवा दिया गया होगा किसमें, सुक्रोज में। बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी बच्चा एग्जाम में ये लिख करके नहीं आएगा कि ग्लूकोज का जो है ना ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी खुद ये बात बोलती है, अभी अपन एनसीईआरटी भी रीड करेंगे, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि सुक्रोज का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि तरीका यही होता है कि बनता है खाना ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये सपोज लीफ का मेसोफिल सेल है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज को फिर कन्वर्ट करवा दिया किसमें, सुक्रोज में। ठीक है, तो ये देखो ये है सुक्रोज, ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट मॉलिक्यूल्स, ये हैं बेटा किसके, सुक्रोज के हैं, सुक्रोज। और सुक्रोज के साथ साथ बेटा क्या होता है, पानी भी होता है ना, साथ साथ पानी भी होता है, मतलब एक तरीके से ये भी क्या है, सैप भरा हुआ है थोड़ा बहुत, है ना, तो ये पानी भी है। इतना समझ में आ गया, या चलो ठीक है, अभी तो तुम यहाँ पर सिर्फ सुक्रोज की बात कर लो मेसोफिल सेल्स के अंदर। चलो ये हो गया आपका सुक्रोज। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीव्स, स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस, इन सभी के जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो देखो लीफ से क्या हो गया है, लीफ से आप बोल सकते हो कि जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल है बेटा लीफ से वो शुरू हो चुका है ना। तो ये सपोज क्या है, फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल है, दिस इज फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल जो बना हुआ है सीव ट्यूब सेल से। ये कहाँ तक आ रहा है बेटा, ये आ रहा है सपोज रूट के एक सेल के पास। ये क्या है, ये है रूट का एक सेल जिसके अंदर बहुत ही कम है सुक्रोज। भाई इसको खाना चाहिए ना। अभी अपन ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से लीव्स से खाना रूट्स तक पहुंचता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि खाना जो है लीव्स में बनता है, अब जिंदगी भर वो लीव्स में तो नहीं रहेगा, वो बाहर भी निकलेगा, रूट्स के अंदर आएगा खाना, है ना। रूट्स के जो सेल्स हैं, रूट के जो सेल्स है बेटा उन तक भी आता है सुक्रोज। कोई ग्रोइंग ऑर्गन है जैसे कि डेवलपिंग बड वगैरह है, वहाँ तक भी पहुँचेगा सुक्रोज। कोई फ्लावर वगैरह है, कोई फ्रूट है, वहाँ तक भी पहुँचेगा सुक्रोज। तो कैसे पहुँच रहा है सुक्रोज, वही हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया कि खाना यानी कि जो सुक्रोज है वो लीफ के मेसोफिल सेल से कहाँ पहुँच रहा है, रूट के सेल तक पहुँच रहा है, दिस इज रूट सेल। ठीक है, ये रूट का सेल है बेटा, और खाना यहाँ तक पहुँच रहा है कहाँ से, लीफ के मेसोफिल सेल से। ठीक है, और ये क्या हो गए, ये हो गए सीव ट्यूब सेल्स, मतलब बेसिकली ये हो गया है क्या, आपका फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल। मैं ऊपर लिख भी देती हूँ कि दिस इज फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल। कुछ इनकम्प्लीट नहीं लग रहा, ऑफ कोर्स लग रहा है। अरे कंपेनियन सेल्स कहाँ बनाए हैं, बिना कंपेनियन सेल्स के बेटा इनका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गुजारा नहीं है। कंपेनियन सेल्स को तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं काम करती हूँ इन सीव ट्यूब सेल्स के अंदर ना वो भी बना देती हूँ, क्या, सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल ये देखो, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, सैप भरा हुआ है, सेल सैप। सेल सैप में क्या है, सेल सैप में पानी है और सुक्रोज है, बताया था ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये देखो, तो
ये है पानी, यहाँ बना देती हूँ, दिस इज वाटर एंड दिस इज सुक्रोज। तो ऐसा मत समझना कि सुक्रोज सिर्फ और सिर्फ जो है मीजोफिल सेल्स के पास ही होता है। ऑफ कोर्स मीजोफिल सेल्स के पास सुक्रोज होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सुक्रोज बन तो वहीं रहा होता है भाई, फोटोसिंथेसिस तो वहीं हो रही होती है ना, तो ग्लूकोज यहीं बनता है, ग्लूकोज का सुक्रोज में कन्वर्जन यहीं हो रहा होता है। तो मीजोफिल सेल्स के पास बहुत सारा सुक्रोज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो दूसरे सेल्स हैं उनके पास सुक्रोज होगा ही नहीं। ऑफकोर्स दूसरे सेल्स के पास भी होगा, लेकिन कम होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, जो सीव ट्यूब सेल्स यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं, इनके सेंट्रल वैक्यूल में भी जो सेल सेप भरा हुआ है उसमें सुक्रोज है, लेकिन कम है। ये जो रूट सेल आपको दिख रहा है जिसमें कि सुक्रोज और चाहिए है ना, तो चाहिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास सुक्रोज है नहीं है, थोड़ा बहुत तो सभी में होता है, लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है, मीजोफिल सेल्स के पास होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सुक्रोज वहीं बन रहा होता है, ठीक है ना। और ये मिलके क्या बन गया है, सेल सेप बन गया है। अच्छा, अभी भी इनकम्प्लीट है बेटा, क्यों? अभी हमने क्या देखा था कि फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल के बगल में क्या होता है, जाइलम कंडक्टिंग चैनल, तो वो तो हमने बनाया ही नहीं। आ जाओ बना देते हैं। ये बन गया आपका जाइलम कंडक्टिंग चैनल। ये क्यों बन रहा है बेटा, ये आपको कुछ देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसके अंदर अपन पानी भर देते हैं, ये भर दिया पानी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि मीजोफिल सेल के पास जो इतना सारा आपको सुक्रोज दिख रहा है, इस सुक्रोज को रूट के ये वाले सेल तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि भाई सुक्रोज यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम, इसको चाहिए ना। तो सुक्रोज यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो अपन ने फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल बनाया है, चैनल में जो आपको ये जो सीव ट्यूब सेल्स दिख रहे हैं, इन्हीं के थ्रू क्या होगा, सुक्रोज यहाँ से पहुँचेगा रूट सेल तक। बट हाउ? तो इसके लिए क्या होता है ना, ये वाला जो आपको सीव ट्यूब सेल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये सोचता है कि यार कुछ ऐसा हो कि मीजोफिल सेल के अंदर जो सुक्रोज है वो मेरे अंदर आ जाए। अंदर कहाँ, वही सेंट्रल वैक्यूल में, है ना, सेल सेप में आ जाए यदि वो सुक्रोज, तो फिर मैं क्या करूँगा, सुक्रोज को रूट सेल तक पहुँचा दूंगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो सीव ट्यूब सेल है ना, ये बोलता है कि यार किसी तरीके से मीजोफिल सेल का जो सुक्रोज है वो मेरे अंदर आ जाए, तो उस फिर सुक्रोज को मैं किसी तरीके से रूट सेल तक पहुंचा दूंगा। बट यहाँ से यहाँ सुक्रोज कैसे आएगा? तो आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है भाई? हमको पता है कि चीज़ों की टेंडेंसी होती है कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं। सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन आप ही ने बताया है कि मीजोफिल सेल में ज़्यादा है, और ये जो सीव ट्यूब सेल है इसके सेंट्रल वैक्यूल में जो सेल सेप है, सुक्रोज तो इसमें भी है लेकिन कम है। तो सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, सीव ट्यूब सेल के अंदर सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो सुक्रोज बोलेगा, है ना, मीजोफिल सेल के अंदर जो सुक्रोज है वो बोलेगा कि अरे अरे अरे, मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सामने मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाता हूँ। मतलब कि डिफ्यूजन के थ्रू जो सुक्रोज है वो मीजोफिल सेल से कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा सीव ट्यूब सेल के अंदर। तो मैम डिफ्यूजन हो जाएगा, क्या दिक्कत की बात है? दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि ये जो अपना सीव ट्यूब सेल है ना बेटा, ये थोड़ा सा चटोरा टाइप का है। चटोरा बोलो या लालची बोल लो, क्यों? इसका कम में पेट नहीं भरता। भाई डिफ्यूजन में मैं मानती हूँ कि सुक्रोज यहाँ से यहाँ आ तो जाएगा, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ तो जाएगा, लेकिन कब तक? जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर ना हो जाए। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ और यहाँ का बराबर हुआ, फिर सुक्रोज यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। और ये बात सीव ट्यूब सेल को गवारा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चटोरा है, क्योंकि वो लालची है। सीव ट्यूब सेल सोचता है कि यार मैक्सिमम सुक्रोज मेरे अंदर आ जाए मीजोफिल सेल से। डिफ्यूजन से आ जाएगा ग्लूकोज सुक्रोज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर हुआ सुक्रोज का दोनों जगह, फिर सुक्रोज का मूवमेंट जो है बंद हो जाएगा। लेकिन ये बोलता है कि नहीं मुझे तो और सुक्रोज चाहिए। तो ये क्या करेगा? एनर्जी खर्च करके मीजोफिल सेल से जो सुक्रोज है वो अपने अंदर ले लेगा। सीव ट्यूब सेल जो है ना बेटा, ये पता है क्या करेगा? एनर्जी को खर्च करेगा। क्योंकि अगर सिंपल डिफ्यूजन से आएगा सुक्रोज तो कम आएगा, इसको ज्यादा सुक्रोज चाहिए, तो ये क्या करेगा? एनर्जी को खर्च करके मीजोफिल सेल से ये सुक्रोज को अपने अंदर ले लेगा, जिसको अपन बोलते हैं लोडिंग की प्रोसेस। ऐसा कोई वर्ड आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, वो चीज होती है, नाम मैंने एक बार आपको बता दिया, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है।
इसको अपन बोलते हैं बेटा लोडिंग की प्रोसेस। ये क्या है, ये सोर्स है सुक्रोज का, और ये क्या है, सिंक है। सोर्स मतलब जहां पर चीज होती है और सिंक मतलब जहां पर उस चीज को भेजना होता है, ठीक है। तो सोर्स से क्या हुआ, सुक्रोज आ गया कहाँ, सीव ट्यूब सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ, उसके सेंट्रल वैक्यूल में सेल सेप में आ चुका है क्या, सुक्रोज। कैसे, एनर्जी को खर्च करके। और जहां पर भी बेटा एनर्जी खर्च हुई तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस। जैसे कि रूट्स क्या करते हैं, एनर्जी का खर्च करके मिनरल आयंस को मिट्टी से अपने अंदर लेकर के आते हैं, तो उसको अपन एक्टिव अब्जॉर्प्शन बोलते हैं ना मिनरल आयंस का। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सीव ट्यूब सेल्स हैं वो एक्टिवली सुक्रोज को लेकर के आ रहे हैं अपने अंदर फ्रॉम मीजोफिल सेल्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये क्या हुई, एक्टिव प्रोसेस हुई, एक्टिव प्रोसेस हुई। एक्टिव प्रोसेस का मतलब समझ में आया ना, कि एनर्जी को खर्च करके सुक्रोज कहां आ रहा है, अब सुक्रोज आ रहा है मीजोफिल सेल से, मीजोफिल सेल से सीव ट्यूब सेल्स के अंदर उसके सेंट्रल वैक्यूल में। यहां पर क्या होगा, यहां पर अब ऑब्वियस सी बात है सुक्रोज जो है वो कम हो जाएगा। पहले यहां पर सुक्रोज ज्यादा था, यहां पर मीजोफिल सेल में सुक्रोज जो है ना ज्यादा था, और सीव ट्यूब सेल के सेंट्रल वैक्यूल में कम था, सेल सेप में कम था। इसने क्या करा, एक्टिवली ये मीजोफिल सेल से सुक्रोज को अपने अंदर लेकर के आया। एक्टिवली मतलब कैसे, एनर्जी को खर्च करके ये मीजोफिल सेल से क्या कर रहा है, सुक्रोज को अपने अंदर लेकर के आ रहा है, सेंट्रल वैक्यूल में लेकर के आ रहा है, सेल सेप में लेकर के आ रहा है। तो ये हो गई एक एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। अब पता है क्या होगा, तुमको मैंने बताया था कि एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। और दोनों बिल्कुल कैसे होते हैं, दोनों होते हैं बिल्कुल, अरे क्या हुआ भाई, हाँ, दोनों होते हैं बिल्कुल मियाँ बीवी जैसे, एक ज्यादा तो दूसरा कम। यानी कि अगर एक सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है तो उसमें सॉल्यूट कम होगा, और अगर एक सोल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो उसमें सॉल्वेंट कम होगा। इनिशियली क्या था, इस सीव ट्यूब सेल के सेंट्रल वैक्यूल में आप बोल सकते हो कि पानी और सुक्रोज बराबर बराबर था। बेटा पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और सुक्रोज फिलहाल यहाँ पर क्या है, सुक्रोज फिलहाल यहाँ पर सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ और अच्छे से, कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इस केस में सॉल्वेंट तो अपना पानी ही है फॉर श्योर, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, सुक्रोज है, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, पहले जितना पानी था सपोज उतना ही सुक्रोज था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि इस सीव ट्यूब सेल ने एक्टिवली एनर्जी को खर्च करके मीजोफिल सेल से क्या हुआ है, ये और सुक्रोज अपने अंदर लेकर के आ गया। यानी कि अब ये जो सीव ट्यूब सेल है, इसका जो सेंट्रल वैक्यूल है, इस सेंट्रल वैक्यूल में सुक्रोज ज्यादा हो गया है, मतलब कि सॉल्यूट ज्यादा हो गया। तो अब तुम ही बताओ, जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा हो वहां पर सॉल्वेंट कम हो जाता है कि नहीं हो जाता। सीव ट्यूब सेल में क्या हुआ है, सुक्रोज आ गया बहुत सारा, यानी कि अब सीव ट्यूब सेल के अंदर सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, मतलब कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया क्योंकि सुक्रोज आ चुका है अंदर मीसोफिल सेल से। तो सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, यानी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गया है, और अगर सॉल्यूट बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट यहाँ पर कम हो जाएगा ना बेटा। इस सीव ट्यूब सेल के अंदर पानी कम हो जाएगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा। तो बगल में जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल है, इसमें जो पानी भरा हुआ है, ये पानी बोलेगा ओ माय गॉड, मैं तो जहां पर हूं वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने सीव ट्यूब सेल में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने क्या कहा था कि जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। क्यों साथ साथ चलते हैं, तुम्हें अभी सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा कि सीव ट्यूब सेल में क्या हुआ, उसने जानबूझ के एनर्जी खर्च करी, और वो बहुत सारा जो सुक्रोज है वो मीजोफिल सेल से अपने अंदर लेकर के आ गया। लेके तो आ गया अंदर, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि सुक्रोज अंदर आया तो अंदर सीव ट्यूब सेल के अंदर सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया। तो जहां सॉल्वेंट कम हुआ, पानी कम हुआ, बगल में जो जाइलम है वहां पर जो पानी है उसने बोला कि अरे यहाँ पर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन
ज्यादा है और सामने सीव ट्यूब सेल में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहिए। और इस चक्कर में क्या होता है बेटा, जो पानी है ना वो जाइलम से निकल करके कहाँ जाता है, पूरा पानी नहीं लेकिन हाँ काफी हद तक पानी जो है बेटा वो जाइलम कंडक्टिंग चैनल से निकल करके कहाँ जाता है, इसी सीव ट्यूब सेल के सेंट्रल वैक्यूल में आ जाता है। सेंट्रल वैक्यूल में ऑलरेडी सुक्रोज आ गया था मीजोफिल सेल से, जगह नहीं थी वहां पर, ऊपर से पानी भी आ गया, पड़ोस में जो जाइलम है ना बेटा वहां से पानी भी कहाँ आ गया, सीव ट्यूब सेल के सेंट्रल वैक्यूल में आ गया। जरा सोचो कि सेंट्रल वैक्यूल की क्या हालत हो रही होगी इस समय। जो ये वाला सीव ट्यूब सेल है ना, इसके सेंट्रल वैक्यूल की तुम हालत सोचो क्या हो रही होगी। कि एक तो मुंह उठा करके जो है ना सुक्रोज को इसने क्या करा, एनर्जी को खर्च कर करके ले लिया अपने अंदर, ऊपर से पानी भी चला आया, यानी कि यहाँ पर अब प्रेशर बेटा बहुत बढ़ गया है। देखो पानी भी आ गया है, पानी भी आ गया है, मतलब कि ढेर सारा सेल सेप बन चुका है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर। और ये जो ढेर सारा सेल सेप बना है ना, ये पता है क्या करने वाला है बेटा, ये जो सीव ट्यूब सेल है इसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है। तो कुछ इस तरीके से जो प्रेशर है ना आपको बढ़ा हुआ सा नजर आएगा। आप बोलोगे कि मैम आप ये क्या बना रहे हो, बलून के अंदर तुम पानी भरते जाओगे या हवा भरते जाओगे तो क्या होगा, बलून की दीवारें ऐसी फूलती जाएंगी, बलून ओवरऑल ऐसा फूल जाएगा। तो बेटा यहां पर भी तो वही हो रहा है कि इस सीव ट्यूब सेल के सेंट्रल वैक्यूल में सुक्रोज तो चलो इसने जानबूझ के डाला था, पानी अपने आप आ गया हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अब इसके सेंट्रल वैक्यूल में ढेर सारा पानी है और ढेर सारा सुक्रोज है। तो बेटा सेंट्रल वैक्यूल जो है वो तो एकदम फूल के गुब्बारा होने वाला है ना, और अगर वो फूल के गुब्बारा हो गया तो वो क्या करेगा, सेल की वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो प्रेशर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर प्रेशर हो गया है ज्यादा, मैं लिख दूं यहाँ पर प्रेशर हो गया है बहुत ज्यादा। सेंट्रल वैक्यूल में सुक्रोज तो आ ही गया, पानी भी चला आया, भर गया एकदम सेंट्रल वैक्यूल, फूल गया बिल्कुल गुब्बारे के समान, और लगा रहा है वो क्या, सीव ट्यूब सेल के दीवारों के ऊपर प्रेशर। तो यहाँ पर देखो प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर तुम नीचे वाले सीव ट्यूब सेल को देखोगे, अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, ये वाले सीव ट्यूब सेल की बात कर रहे थे, अगर तुम ये वाले सीव ट्यूब सेल को देखो ना, नीचे वाले सीव ट्यूब सेल को, तो ये तो मजे में, इसको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसने कोई एनर्जी खर्च करके ये सुक्रोज अपने अंदर लेकर के नहीं आया, इसके अंदर पानी भी नहीं आया है, मतलब कि इसकी जिंदगी अभी मजे में। ऊपर वाला जो सीव ट्यूब सेल है बेटा वो जो है बिल्कुल ही दहशत में है, क्योंकि ऊपर क्या है, प्रेशर ज्यादा है, और नीचे वाले सेल में प्रेशर बहुत कम है। तो चीजों की टेंडेंसी क्या होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना। याद करो जब अपन बात कर रहे थे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म की, ऑक्सीजन कब आती है हमारे लंग्स में, एयर कब आती है अंदर लंग्स में, जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो अंदर का प्रेशर कम हो। और एयर बाहर कैसे निकलती है, अपन एक्सहेल कैसे कर पाते, जब अंदर लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो और बाहर कम हो। तो यहाँ पर भी तो वही केस है बेटा, ऊपर वाले सीव ट्यूब सेल में प्रेशर बढ़ गया है और नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में प्रेशर बहुत कम है। तो फिर जो अंदर सेल सैप भरा हुआ है ऊपर वाले सीव ट्यूब सेल में बेटा, जो सेल सैप भरा हुआ है ना, सेल सैप मतलब वही पानी और ढेर सारा सुक्रोज, तो वो सेल सैप बोलेगा कि हे भगवान यहाँ पर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं नीचे जाऊंगा जहाँ पर प्रेशर कम मिलेगा। तो हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये वाले सीव ट्यूब सेल में प्रेशर कम है। तो ऊपर वाले सीव ट्यूब सेल में जो सेल सैप होगा बेटा, ऊपर वाले सीव ट्यूब सेल में ना, सेंट्रल वैक्यूल में जो सेल सैप भरा होगा ना, वो बोलेगा कि बाप रे यहाँ पर तो बहुत प्रेशर है, मैं जा रहा हूँ एक ऐसे सेल में जहाँ पर प्रेशर कम मिलेगा। यानी कि बेटा इस वाले सीव ट्यूब सेल का जो सेल सैप है ना, वो पूरा का पूरा उठ करके आ जाएगा नीचे, नीचे मूव कर जाएगा। ये पूरा का पूरा जो सेल सैप यहाँ पर भरा हुआ ना, मतलब पूरा नहीं पर हाँ मेजॉरिटी जो सेल सैप है ऊपर वाले सीव ट्यूब सेल का, वो आ जाएगा कहाँ से कहाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब कि इस वाले सीव ट्यूब सेल में देखना आ जाएगा लाइक दिस। ये देखो पानी आ गया और ये देखो
सुक्रोज आ गया ढेर सारा। अब क्या होगा? अब वही होगा बेटा जो पहले इसका हाल हुआ था। पहले तो ये वाले सीव ट्यूब सेल के अंदर ढेर सारा सेल से भरा हुआ था, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा था, यहां पर कम था। अब क्या हुआ? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के चक्कर में जो सेल सेप है वो ऊपर से नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में आ गया। तो अब नीचे वाले सीव ट्यूब सेल के अंदर प्रेशर बढ़ गया ना। जो कहानी पहले इसके साथ थी ना बेटा, अब इसकी हो गई है, क्योंकि ऊपर का जो सेल सेप है वो नीचे चला आया है मुंह उठा करके। तो अब नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में क्या हुआ? नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में क्योंकि ढेर सारा सेल सेप आ गया है, तो अब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर बेटा बढ़ जाएगा। पहले यहाँ पर कम था, लेकिन वही हुआ कि सेल सेप आ गया, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया है। लेकिन नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में कैसा है? प्रेशर कम है। प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कोई सेल सेप आया नहीं है। तो अब इस सीव ट्यूब सेल में जो सेल सेप आया था वो बोलेगा ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं तो एक ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पर मुझे प्रेशर कम मिलेगा। यानी कि अब सेकेंड वाले सीव ट्यूब सेल के अंदर जो सेल सेप आया था, अब वो क्या होगा बेटा? ग्रेजुअली मूव कर जाएगा उस सेल सेप में या उस सीव ट्यूब सेल में जहां पर प्रेशर कम होगा। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो सुक्रोज है अलोंग विद वाटर एंड ऑल, वो बेटा नीचे उतरता जा रहा है। ये अपन ट्रांसपोर्टेशन ही समझ रहे हैं फूड का इन प्लांट बॉडी, है ना, कुछ और नहीं समझ रहे हैं। हमें क्या करना था? लीफ से रूट सेल तक जो है खाना पहुंचाना था, सुक्रोज पहुंचाना था। तो देखो आधे रास्ते तक आ चुका है खाना, बातों ही बातों में। शुरुआत कहाँ से हुई? एक्टिव आप बोल सकते हो कि लोडिंग से। ये सीव ट्यूब सेल ने क्या करा? एनर्जी को खर्च करके मीजोफिल सेल से ढेर सारा सुक्रोज जो है अपने सेंट्रल वैक्यूल में जो है ना ला करके भर लिया। अब क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल में सेल सेप भरा हुआ है, सेल सेप में ढेर सारा सुक्रोज था, यानी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर ज्यादा था, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो बगल वाले जाइलम से क्या हुआ? पानी आ गया ऑस्मोसिस से। बगल वाले बेटा जाइलम से क्या हुआ? पानी आ गया ऑस्मोसिस से। कहाँ? सीव ट्यूब सेल के सेंट्रल वैक्यूल में, सेल सेप में। तो अब ढेर सारा सेल सेप यहाँ पर बन गया, पानी भी आ गया, सुक्रोज भी आ गया, तो सेल सेप यहाँ पर बहुत बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर प्रेशर जो है ज़्यादा हो गया। अब सेल सेप बोलेगा कि ओ माय गॉड, यहाँ पर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब मैं ऐसे सेल में जाऊँगा जहाँ पर मुझे प्रेशर कम मिलेगा। तो नीचे वाला जो सीव ट्यूब सेल था वहाँ पर इतना सेल सेप नहीं था, तो यहाँ पर प्रेशर कम था। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या हुआ? सेल सेप ऊपर से नीचे आ गया। जब सेल सेप यहाँ नीचे आया तो इस वाले सीव ट्यूब सेल में क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया। लेकिन नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में प्रेशर कम था। तो इस सेल में जो सेल सेप था वो बोलेगा कि अरे यार, यहाँ पर आकर के भी मजे नहीं आई, अब हम ऐसे सेल में जाएंगे जहाँ पर हमको प्रेशर कम मिलेगा। तो अब जो सेल सेप है बेटा वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अब ये वाले सेल में आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ पर भी जब सेल सेप आ जाएगा तो इस सीव ट्यूब सेल में भी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब सेल यहाँ, अब जो सेल सेप है, जो सुक्रोज है, जो पानी है, वो बोलेगा कि नहीं यार, यहाँ पर भी मजे नहीं आए, यहाँ पर भी प्रेशर कम, यहाँ पर भी क्या है? प्रेशर ज़्यादा है। यानी कि अब हम एक ऐसे सेल में जाएंगे जहाँ पर प्रेशर हमें और कम मिले। तो सेल सेप बेटा क्या होगा? उठ करके और नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, प्रेशर ज़्यादा प्रेशर कम, तो यहाँ से भी उठ के कहाँ आ जाएगा? सेल सेप यहाँ आ जाएगा। अब फाइनली क्या हुआ? देखो, बात करते 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 हम कहाँ तक आ गए हैं? रूट सेल तक आ गए हैं। अब यहाँ पर आकर के सारी जो मस्ती यहाँ पर चल रही थी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो सारी मस्ती यहाँ पर आकर के रुकने वाली है। कैसे? अब यहाँ पर जो सुक्रोज आएगा बेटा, यानी कि जो सेल सेप आएगा, ठीक है, ये देखो, ये पानी है और ये सुक्रोज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सुक्रोज आया, सेल सेप आया ये वाले सीव ट्यूब सेल में, ठीक है। इस सीव ट्यूब सेल में, इसके सेंट्रल वैक्यूल में जो सुक्रोज आया, उसने देखा कि यार यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन सामने जो रूट का सेल है, आय हाय, यहाँ पर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। बेटा आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से जो सैप है वो नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करते करते जो सेल सैप है, सेल सैप में जो पानी है, जो सुक्रोज है, वो किस तरीके से लीव्स से नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। देखो रूट्स के लेवल तक आ चुका है सेल सैप, यानी कि पानी और सुक्रोज। अब जैसे ही इस सीव ट्यूब सेल के अंदर आया,
सेल सेप, पानी और सुक्रोज। सुक्रोज ने देखा कि यार यहाँ पर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन सामने जो रूट का सेल है, आय हाय, वहाँ पर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन देखो बहुत कम है, तो मुझे अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहिए। मतलब कि अब सीव ट्यूब सेल के सेंट्रल वैक्यूल में जो सेल सैप भरा हुआ है, उस सैप में जो सुक्रोज होगा ना बेटा, वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से निकल करके कहाँ आ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब कि रूट सेल में, और इसको अपन बोलते हैं अनलोडिंग। कैसे हुई है? थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू बेटा यहाँ पर क्या हुई है? अनलोडिंग हुई है। यहाँ पर हुई थी लोडिंग थ्रू, आप बोल सकते हो कि एक्टिव प्रोसेस के थ्रू एनर्जी खर्च करके, यहाँ पर हो गई डिफ्यूजन से क्या? अनलोडिंग। लोडिंग मतलब क्या? सीव ट्यूब सेल के अंदर या फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल के अंदर सुक्रोज आना। अनलोडिंग क्या? फ्लोएम चैनल से जो है सुक्रोज का वापस बाहर निकलना। ठीक है, तो देखो सुक्रोज यहाँ पर बहुत सारा था सेल सेप में, उसने बोला कि यार यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाना चाहिए। तो क्या होगा? सुक्रोज यहाँ से निकल कर, मतलब फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल से निकल करके कहाँ आ जाएगा? रूट सेल के अंदर आ जाएगा। और बेटा हम यही तो चाह रहे थे, तुम खुद ही बताओ, हम यही तो चाह रहे थे ना कि किसी तरीके से जो खाना है, जो सुक्रोज है, वो लीफ के मीजोफिल सेल से रूट सेल तक पहुंच जाए। पहुंच तो गया। अच्छा, अभी भी यहाँ पर क्या है ना, प्रेशर ज़्यादा ही बना हुआ है। आप बोलोगे कि मैम सुक्रोज यहाँ से निकल करके यहाँ आ तो गया, फिर भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी पानी भी भरा हुआ है ना। भाई बेटा पूरा का पूरा सेल सैप जो है वो नीचे उतर रहा था। तुम ये मत समझना कि पानी यहाँ पे ऑस्मोसिस से आ तो गया था सेल सैप में, लेकिन पानी अब यहीं रहेगा, सिर्फ सुक्रोज नीचे उतरेगा। नहीं, मैं बार बार सेल सैप बोल रही हूँ कि सेल सैप यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा। क्यों? क्योंकि सेल सैप में पानी भी आ रहा है और सुक्रोज भी आ रहा है साथ में। ये नहीं कि सिर्फ सुक्रोज, ये नहीं कि सिर्फ पानी, दोनों साथ में उतर करके आ रहे हैं ऊपर से नीचे। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पर आकर के सुक्रोज ने बोला कि अब बहुत हो गई पानी, अब तुम मुझसे दूर रहो। अब जो है मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा हूँ। मतलब कहाँ से कहाँ? सीव ट्यूब सेल से रूट सेल के अंदर। लेकिन अभी भी क्या है, इस सीव ट्यूब सेल के सेंट्रल वैक्यूल में पानी भरा हुआ है, ढेर सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब तुम अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या मैंने क्या समझाया था कि जब किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा तो वहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट यदि ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम होगा। यहाँ पर क्या था बेटा? सॉल्यूट बहुत बढ़ गया था, सॉल्वेंट कम हो गया था, पानी कम हो गया था, इसलिए पानी ऑस्मोसिस से जाइलम से कहाँ गया था? फ्लोएम के अंदर आ गया था। अब यहाँ क्या हुआ बेटा? यहाँ पर तो सॉल्यूट फ्लोएम से निकल करके चला गया ना। भाई सुक्रोज यहाँ पर जो यहाँ से निकल करके रूट सेल में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब नीचे आकर के सिंक के लेवल पर आकर के फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल से आप बोल सकते हो कि इस सीव ट्यूब सेल के अंदर से क्या हुआ है, जो सॉल्यूट है, जो सुक्रोज है, वो निकल करके बाहर चला गया। यानी कि अब यहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, सुक्रोज कम हो गया ना बेटा, यहाँ से निकल करके वो यहाँ आ गया रूट सेल के अंदर। तो यहाँ पर सुक्रोज कम हो गया, सॉल्यूट कम हो गया। सॉल्यूट के कम होने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर सॉल्वेंट बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट कम हो गया और सॉल्वेंट बढ़ गया, मतलब कि पानी बढ़ गया है। तो अब सीव ट्यूब सेल, ये जो फ्लोएम है, इसके अंदर का पानी बोलेगा, क्या बोलेगा कि अरे यार मैं तो जहां पर हूं ना, वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सामने मतलब जाइलम में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है। यानी कि अब इस फ्लोएम से या सीव ट्यूब सेल से जो पानी है बेटा, वो वापस से निकल करके कहाँ आ जाएगा? जाइलम के अंदर आ जाएगा। तेरा तुझको अर्पण, कि जहां से पानी आया था वापस वहीं लौट गया, कोई जरूरत नहीं थी पानी की। देखो पानी को जो है ना, हमने बुलाया तो था ही नहीं, हमने तो कभी पानी को बुलाया नहीं था, वो अपने आप मुंह उठा करके आया था अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलाउंग। जब सीव ट्यूब सेल के अंदर, जब फ्लोएम में जो है ना सुक्रोज आया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूट बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पानी कम हो गया, तो वो अपने आप क्या हुआ? जाइलम से पानी अंदर आ गया। अब नीचे आकर के क्या हुआ? फ्लोएम से जो है ना सुक्रोज
बाहर निकल करके आ गया है रूट सेल्स के पास, यानी कि अब फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल में सुक्रोज कम हो गया है, सॉल्यूट कम हो गया, मतलब सॉल्वेंट बढ़ गया, पानी बढ़ गया। तो अब यहाँ का पानी बोलेगा कि यार यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ ना वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सामने मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता हूँ। यानी कि अब फ्लोएम चैनल से या सीव ट्यूब से क्या होगा, जो पानी है वो वापस चला जाएगा जाइलम के अंदर। तो जैसे पहले था वही का वही सब हो गया, लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि खाना मेसोफिल सेल से रूट सेल तक आ गया। क्लियर हुआ? तो बहुत बेसिक सी प्रोसेस है। जब मैं समझाने बैठती हूँ तो जो है थोड़ा समय लग जाता है, बट एक बार अगर आपने कैच कर लिया उस चीज़ को तो फिर इसको लिखना अपने शब्दों में या किसी को समझाना फिर वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि खाने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल जो है लगता है, जो बनता है फ्लोएम टिश्यू से, कौन से सेल से, सीव ट्यूब सेल से और कंपेनियन सेल्स के थ्रू। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल के साथ साथ हमेशा कौन दौड़ता है, जाइलम कंडक्टिंग चैनल भी दौड़ता है। मान लो कि ये क्या है, मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल से ये जो रूट सेल है इस तक खाना कैसे पहुंचेगा। तो मान लो ये मेसोफिल सेल क्या है भाई, मान लो मतलब क्या, ये तो सोर्स ही हुआ ना खाने का, खाना तो यही है, और ये रूट सेल क्या है, ये है सिंक जहाँ पर खाना पहुँचना है। तो सोर्स से सिंक तक खाना कैसे पहुँचेगा, इस प्रोसेस से पहुँचेगा। ये सबसे पहले क्या होगा, ये जो सीव ट्यूब सेल है ये एनर्जी को खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा सुक्रोज को मेसोफिल सेल से अपने अंदर ले लेगा। अंदर कहाँ, सेंट्रल वैक्यूल में जो सेल सेप है उसमें डाल लेगा, है ना। तो इससे हुआ क्या, लोडिंग की प्रोसेस हो गई एक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ढेर सारा सुक्रोज आ गया, सुक्रोज यहाँ पर ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट यहाँ पर ज़्यादा हो गया, मतलब पानी कम हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया। तो इसीलिए बगल में जो जाइलम था ना वहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हुआ, पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आ गया, मतलब कि अब इस सीव ट्यूब सेल के सेंट्रल वैक्यूल में ढेर सारा सेल सप आ गया, ढेर सारा सुक्रोज, ढेर सारा पानी, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया। तो अब जो सेल सेप होगा वो बोलेगा कि यार यहाँ पर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेट्स गो टू दैट सेल जहाँ पर प्रेशर कम मिले। तो सेल सेप क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ जाएगा, मतलब कि पानी एंड सुक्रोज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में आ जाएंगे, मतलब कि ऊपर वाले सीव ट्यूब सेल से नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में प्रेशर कम था। अब जब यहाँ है तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, तो फिर से क्या हुआ, सेल सेप यानी कि पानी और सुक्रोज नीचे वाले सेल में आ गए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेटा सेल सेप का मूवमेंट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि रूट सेल ना आ जाए। जैसे ही रूट सेल आया अब क्या होगा, सेल सेप के अंदर जो सुक्रोज था वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, मतलब कि फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल से या सीव ट्यूब सेल से निकल करके रूट के सेल में चला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से सुक्रोज जा चुका है, सॉल्यूट कम हो चुका है, तो सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, तो पानी क्या होगा, वापस से यहाँ से निकल करके जाइलम में चला जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। खत्म बात। और हाँ, यहाँ पर जो भी हो रहा है बेटा वो कंपेनियन सेल के थ्रू हो रहा है, मतलब कि मेसोफिल सेल से यदि खाना पहुँच रहा है फ्लोएम के अंदर, इस सीव ट्यूब सेल के अंदर, तो कैसे, कंपेनियन सेल के थ्रू, मतलब कि मेसोफिल सेल से सबसे पहले सुक्रोज जाएगा कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगा, फिर सीव ट्यूब सेल में, फिर यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, इस सीव ट्यूब सेल से सुक्रोज पहले जाएगा कंपेनियन सेल में, फिर कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगा, नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि रूट के सेल में। ठीक है, चलो ओके, दैट्स ऑल। अब से फटाफट रीडिंग करना रह गई, आ जाओ कर लेते हैं। द फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स, कुछ और भी है क्या पीछे, हाँ। The phloem is a complex permanent tissue. It is made up of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. अच्छा हाँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सीव ट्यूब सेल्स का जिंदा रहना जरूरी क्यों है। क्यों, क्योंकि बेटा सीव ट्यूब सेल्स को ना यहाँ पर एनर्जी को खर्च करते हुए मेसोफिल सेल से सुक्रोज को अपने अंदर लेना पड़ता है। अगर कोई सेल लिविंग होगा बेटा तभी तो वो एनर्जी खर्च कर पाएगा। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स एनर्जी खर्च कर पाएंगे क्या, क्यों, क्योंकि वो तो डेड सेल्स हैं। तो यहाँ पर लिविंग सेल्स का होना ज़रूरी है, सीव ट्यूब सेल्स का जिंदा रहना ज़रूरी है, तभी वो एनर्जी का खर्चा करके मेसोफिल सेल से सुक्रोज को अपने अंदर ले पाएंगे, वरना नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो, तो इसीलिए कंपेनियन सेल्स होते हैं जो उनका साथ निभाते हैं उनको जिंदा रखने के लिए।
द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर वर्टिकली इलोंगेटेड सेल, एंड वॉल्स जो होती हैं वो सीव जैसी होती है, छन्नी जैसी होती हैं. द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लिविंग सेल्स विच एक्टिव विद एक्टिव प्रोटोप्लाज्म, बट दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई, ऑब्वियसली. ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रांसलोकेटेड. अच्छा, अब ये ट्रांसलोकेशन वर्ड कहाँ से आ गया? तो बेटा ध्यान रखना, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट बॉडी में, उसका एक अलग से नाम दिया जाता है और वो नाम होता है ट्रांसलोकेशन. वाटर एंड मिनरल्स का जो प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसका एज सच कोई नाम नहीं होता है, उस प्रोसेस का कोई नाम नहीं होता है. लेकिन जब हम फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं इन प्लांट बॉडी, तो उसको एक अलग से वर्ड दिया जाता है, एंड दैट इज ट्रांसलोकेशन. यानी कि जैसे ही ये वर्ड आए ट्रांसलोकेशन, आप समझ जाना कि प्लांट बॉडी में फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है. ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब वही सुक्रोज ट्रांसलोकेट होता है लिविंग सीव ट्यूब सेल्स में. द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स where they are formed to different parts of the plant. The transport of food from leaves to different plant parts is known as translocation. Besides the products of photosynthesis, the phloem transport amino acids and other substances also. These substances are specially delivered to the storage organs or roots, fruits and seeds, and to growing organs. जैसे कि आपने वो देखा होगा ना, क्या गाजर क्या होती है बेटा? रूट्स ही तो होती है ना, मॉडिफाइड रूट्स होती हैं. क्यों? क्योंकि उन रूट्स के अंदर, वैसे तो रूट्स में कुछ स्टोर नहीं किया जाता है, बट कुछ प्लांट्स में, जैसे कि कैरेट के प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स में भी खाने को स्टोर कर लिया जाता है. तो गाजर क्या होती है बेटा? जड़ें ही होती हैं, रूट्स ही होती हैं. और ऐसी मोटी मोटी क्यों होती? क्योंकि उनमें कैरेट के प्लांट का खाना स्टोर्ड रहता है. पोटैटो है, मॉडिफाइड स्टेम है. पोटैटो ऐसा फूला फूला सा क्यों रहता है? क्योंकि उसमें पोटैटो प्लांट का खाना स्टोर्ड रहता है. पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है कि नहीं होता है? ठीक है, जैसे कि हमारे घर में भी खाना बनता है, तो तुम्हें क्या लगता है जितना खाना बना है वो पूरा का पूरा एक ही बार में इस्तेमाल हो जाएगा क्या? जैसे कि आज मम्मी ने दिन में 10 रोटी बना दी हैं, 8 ही खाई लोगों ने, 2 बच गई, तो मम्मी 2 रोटी फेंक देंगी क्या? उसको स्टोर करके रख लेंगी, रात में खा लेंगे उसको. तो वैसे ही प्लांट बॉडी में भी होता है कि फोटोसिंथेसिस चल रही है, खाना बन रहा है, ग्लूकोज बना, सुक्रोज में उसका कन्वर्जन हुआ, जितना इस्तेमाल होना है उतना होना है. लेकिन जो एक्स्ट्रा सुक्रोज बन गया है, तुम्हें क्या लगता है उसको फेंक दिया जाएगा क्या? नहीं. प्लांट बॉडी क्या करेगी? उसको स्टोर कर लेगी अपने रूट्स में, अपने स्टेम में, है ना. तो यहाँ पर यही बोला गया है कि सब्सटेंसेस एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ जाएंगे? लीव्स से जाएंगे वो स्टोरेज ऑर्गन में, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गए. ठीक है, उसके अलावा फ्रूट्स में, सीड्स में, एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन. जैसे कि कोई डेवलपिंग बर्ड वगैरह हो गया, कि बर्ड से कोई पत्ती निकल रही है, बर्ड से कोई फूल खिल रहा है ना, कोई ब्रांच निकल रही है, तो ग्रोइंग या डेवलपिंग ऑर्गन में जाएगा खाना, और स्टोरेज के लिए जाएगा स्टोरेज ऑर्गन्स में, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, सीड हो गया, एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स. ठीक है, चलो. Unlike water transport through xylem, sugar and other metabolites are transported through phloem. Okay, the phloem elements remain in close contact with the mesophyll cells of the leaves. Soluble carbohydrates enter the phloem elements from mesophyll cells of the leaf. Once the food molecule enters into the phloem, they are transported upwards, downwards and lateral direction. ये एक बहुत ही बेटा समझने वाली बात है कि जैसे कि अभी यहाँ पर हमने केस ये देखा कि मीजोफिल सेल ऑब्वियसली पत्ती का सेल है ना, पत्ती ऊपर होती है बेटा, और ये जो रूट का सेल है, रूट्स तो नीचे ही होती है ना. तो यहाँ पर अभी जो हमने खाने का ट्रांसपोर्टेशन देखा है सुक्रोज का, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखा है कि किस तरीके से लीव्स के मीजोफिल सेल से खाना कहाँ आया? रूट के सेल्स तक आया. तो ऊपर से खाना हमने नीचे ट्रांसपोर्ट होते हुए अभी देखा. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से नीचे खाना आता है बेटा, खाना नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और अगल बगल भी जा सकता है. देखो पानी का अलग होता है, पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो मूवमेंट है प्लांट बॉडी में, इट इज यूनिडायरेक्शनल. क्यों? क्योंकि पानी सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कहाँ पाया जाएगा? रूट्स में पाया जाएगा, और फिर रूट्स का ही पानी स्टेम में जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा, लीव्स में जाएगा. आई बात समझ में? तो पानी सिर्फ और सिर्फ प्लांट बॉडी में अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही मूव करता है, ऊपर की तरफ. तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज यूनिडायरेक्शनल. लेकिन खाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है. खाना नीचे भी जा सकता है, यानी कि जैसे पत्तियों से रूट्स में आ सकता है,
ऊपर भी जा सकता है कि पत्तियों के ऊपर जो है ना, मतलब ऊपर की तरफ कोई डेवलपिंग बड है ना, कोई डेवलपिंग बड है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये स्टेम हो गया, ये रूट्स हो गई, ठीक है, ये ब्रांचेस हो गई, ठीक है, यहाँ कोई डेवलपिंग बड है। अब ये सपोज ये लीफ है जहाँ पर क्या बना है, सुक्रोज बना है, ये सुक्रोज बना है। तो ये जो सुक्रोज है बेटा, ये नीचे भी आएगा, ये ऊपर भी जाएगा डेवलपिंग बड के पास, ठीक है। और सपोज यहाँ पर कोई सीड है, यहाँ पर कोई सीड है ऐसे, तो उसके पास भी क्या होगा, ये जाएगा, ये तो नीचे भी जा रहा है खाना, ऊपर भी जा रहा है खाना, और लेटरली भी जा रहा है। लेटर मतलब साइड साइड में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा था, आ जाओ भाई, अरे कहाँ गया, कि ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स और लेटरल डायरेक्शंस। पानी का ट्रांसपोर्टेशन केवल होता है अपवर्ड्स डायरेक्शन में, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन आप इसको बाय डायरेक्शनल भी बोल सकते हो, कि नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है खाना, और लेटरल साइड्स में भी जा रहा है, ठीक है। दे आर ट्रांसलोकेटेड डाउनवर्ड्स टू द स्टेम एंड द रूट्स। खाना नीचे जाएगा पत्तियों से, कहाँ, स्टेम में या रूट्स में। द अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द लीव्स टू द डेवलपिंग बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कंजम्पशन एंड स्टोरेज, ठीक है। ये देखो, ये वही वाला डायग्राम है बेटा जो मैंने आपको बताया है। ये देखो, ये सारे सीव ट्यूब सेल्स दिख रहे हैं आपको, कितनी सुंदर, देखो यहाँ पर इनकी सीव प्लेट दिख रही है। ये कंपेनियन सेल्स हो गए हैं, ये जाइलम बगल में बह रहा है, ठीक है, बह नहीं रहा मतलब कि उसमें पानी बह रहा है। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इज नेसेसरी एज एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स फूड फॉर वेरियस वाइटल एक्टिविटीज such as getting energy by the process of respiration and for building and maintaining the organism। हर सेल को बेटा खाना चाहिए होता है, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, फटाफट से अपन वो भी रीड कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज, सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the from where they are formed to other parts of the plant. This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation। आपकी एनसीईआरटी बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन देती है ट्रांसलोकेशन की, कि फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट बॉडी में, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। Besides the product of photosynthesis, the phloem transports amino acids and other substances also, ठीक है। These substances are specially delivered to the storage organs of roots, fruits, seeds and to the growing organs। देखो ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है। तो मान लो कि सवाल आ जाए कि बताओ भैया ट्रांसलोकेशन में खाना कहाँ कहाँ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स, जैसे कि डेवलपिंग बर्ड। The translocation of the food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells, both in the upwards and downwards direction. Unlike the transport in xylem, which can be largely explained by the simple physical forces, the translocation in the phloem is achieved by utilizing energy। Energy का इस्तेमाल करके ही बेटा ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। मटेरियल लाइक सुक्रोज, देखो एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट का खाना मतलब क्या, सुक्रोज, ठीक है। इट इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, कि एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं सीव ट्यूब सेल्स, मीजोफिल सेल से सुक्रोज को अपने अंदर सेंट्रल वैक्यूल के सेल सेप में डालते हैं। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू। एनसीईआरटी कौन सा प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है उसको भी स्पेसिफाई कर देते हैं, कि यहाँ पर बात हो रही है ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि टिश्यू में क्या होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ जाता है, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। जाइलम से क्या होता है, पानी अंदर आ जाता है। दिस प्रेशर नाउ मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर। और फिर क्या होगा, वो जो सेल सेप होगा, है ना, मटेरियल से यहाँ पर मतलब क्या है बेटा, सेल सेप है, सेल सेप मतलब पानी एंड सुक्रोज, वो कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ जाएगा। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंगली टू द प्लांट्स नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the birds which needs more energy to grow। कि मान लो कि पहले जो सुक्रोज है वो कहाँ चला गया था,
रूट्स के लेवल पर चला गया था या स्टेम के पास चला गया था स्टोरेज के लिए, है ना, कि फोटोसिंथेसिस हुई। भाई स्प्रिंग के मौसम में क्या होता है, नए नए फूल खिलते हैं ना, तो उस समय वहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है, फूल खिलने में बेटा ग्रोथ हो रही होती है ना, डेवलपिंग बर्ड्स होते हैं। तो सपोज उसके पहले क्या हुआ था, खाना जो है ना, फोटोसिंथेसिस हुई होगी तो खाना जाकर के स्टेम, लीव्स से जाकर के स्टेम और रूट में चला गया, वहाँ पर जाकर के स्टोर हो गया। अब स्प्रिंग सीजन आया, है ना, नए नए फूल खिल रहे हैं, वहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ के लिए क्या होगा, स्टेम एंड रूट्स से फिर वो जो खाना है फ्लोएम टिश्यू के ही थ्रू कहाँ आ जाएगा, डेवलपिंग फ्लावर्स के पास आ जाएगा, क्योंकि उनकी वहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है। दैट्स ऑल, आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। तो इस सेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का भी टॉपिक कर दिया है पूरी तरीके से कंप्लीट। हमने वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया है, हमने फूड का ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया है, मतलब हमने ट्रांसलोकेशन की भी प्रोसेस को कर लिया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम शुरू करेंगे क्या, नॉट अगला सेशन, अगले सेशन में हम इसकी डीपीपी सॉल्व करेंगे, और उसके अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन की प्रोसेस। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।